इकोसिस्टम आप पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर। स्ट्रक्चरल फीचर में दो याद रखना, स्पीशीज कॉम्पोजिशन और स्ट्रैटिफिकेशन। फंक्शनल फीचर में चार बताए तुम्हें, प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, फ्लो ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी बता दिया था। डीकॉम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो करते क्या है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इसको इनऑर्गेनिक में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदल देते हैं। जैसे डेड बॉडी है, प्लांट और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती हैं उनमें ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ऑर्गेनिक है, इसके अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, इसको बदल देते हैं इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक से क्या बनता है? डेड ऑर्गेनिक बॉडी कन्वर्ट हो जाती है इनऑर्गेनिक में। डिट्राइटस का मतलब क्या होता है? डेड प्लांट पार्ट्स, पौधे के मृत भाग जैसे लीव्स, बार्क, फ्लावर, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीकल मैटर। मरी हुई पत्तियां, तने की छाल, फूल, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स और उनका मल, फीकल मैटर, इन सबको डिट्राइटस कहते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहा जाता है? डिट्राइटस। डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप हैं, इनको यही क्रमानुसार याद कर लेना। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ये स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के। सिंपल हम बता दे रहे तुम्हें। जो डेट्रीवोर होते हैं, डेट्रीवोर जैसे अर्थवर्म है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। डेट्रीवोर यानी जैसे अर्थवर्म है, वो डिट्राइटस के टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जैसे केचुआ है, वो पत्तियों के जो सड़ी गली पत्तियां हैं, जो पत्तियां पड़ी हुई हैं उनके टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं, उनके टुकड़ा टुकड़ा कर देगा अर्थवर्म। बेफालतू के पंखा का चल रहा, पीछे भी इधर भी इधर। तो डेट्रीवोर क्या करते हैं? अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। पहला स्टेप हो गया। लीचिंग क्या है? फिर बारिश होती है, बारिश के पानी में कुछ मिनरल्स घुल करके नीचे चले जाते हैं। बारिश के पानी में कुछ मिनरल जैसे कैल्शियम घुल करके नीचे चले जाते हैं काफी, वो पौधों को उपलब्ध नहीं होते, इसे लीचिंग कहते हैं। तो डेट्रीवोर ने क्या किया? डेट्रीवोर ने डिट्राइटस के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, फ्रैगमेंटेशन। बारिश हुई, कुछ मिनरल्स पानी में घुल करके, इसको चला दिए ना यार, कुछ मिनरल्स पानी में घुल करके नीचे चले जाते जैसे कैल्शियम, इससे लीचिंग, वो जड़ों से दूर चले जाते नीचे काफी। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना। बैक्टीरिया, फंजाई करते क्या है? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर इस पे एंजाइम छोड़ते हैं और ऑर्गेनिक को बदल देते हैं इनऑर्गेनिक में, ये कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म के दौरान जो डिट्राइटस है वो ह्यूमस में बदल जाता है। कैटाबॉलिज्म के दौरान डिट्राइटस किस में बदल जाता है? ह्यूमस में बदल जाता है। ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। इस ह्यूमस के अंदर मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन, ये सब। इस ह्यूमस के अंदर से मिनरल्स बाहर निकलते हैं,
कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया ही निकाल पाते हैं, इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। इसको फिर से समझो, डिकम्पोजिशन के स्टेप याद करो लाइन से, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं, डेट्रीवोर जैसे कि अर्थवर्म है, वो पत्तियों के, पौधे के विभिन्न भागों के टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, ये फ्रेगमेंटेशन है। बारिश होती है, बारिश के पानी में कुछ मिनरल्स घुल करके नीचे चले जाते हैं, इसे लीचिंग कहते हैं। अगर केवल पानी नीचे जाएगा तो इनफिल्ट्रेशन है, और मिनरल्स घुल करके जा रहे हैं तो ये लीचिंग है। मिनरल्स घुल करके जा रहे हैं, लीचिंग है। कैसे आप लोग सेट करते हैं, ये इसका मुंह इधर है मेरी तरफ, उतना बताते ना उसको भी, अब हम डांटेंगे तो फिर आपको खराब लगेगा सबको। इसका मुंह देखिए आप, एक बार चेक घूम के चेक तो कर लिया करिए क्या किया उसने। लीचिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ मिनरल, जैसे कौन सा मिनरल, कैल्शियम है, वो पानी में घुल करके नीचे चला जाता है। केवल पानी नहीं जाता है, केवल पानी जिसे गमले में डाला तो नीचे जा रहा, वो इनफिल्ट्रेशन है, लेकिन मिनरल्स को साथ में लेके जा रहा है तो ये लीचिंग है। क्या ये लीचिंग है। लीचिंग के बाद क्या होता है, जो बैक्टीरिया फंजाई हैं, वो जो पत्तियां हैं, जो डिट्राइटस है या पौधे के मृत भाग है, डेड बॉडीज वगैरह है प्लांट और एनिमल की, उस पे एंजाइम छोड़ते हैं बैक्टीरिया फंजाई, और ऑर्गेनिक को किस में बदल देते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक में। इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और कैटाबॉलिज्म के बाद ह्यूमस बन जाता है। जैसे कुत्ता ताजा ताजा मरा, उसे लीटर कहते हैं, लीटर। थोड़ा सा गल गया, फूल जाएगा, इसे थोड़ा गल जाता है तो उसे डो बोलते हैं, डव, डफ, डफ, डो नहीं डफ। लीटर के बाद डफ, और फिर कुत्ता गायब हो जाएगा, भूरा भूरा कुछ बच जाता है, वो ह्यूमस है। वो क्या है, ह्यूमस। जैसे गोबर है, कच्ची गोबर की खाद है, वो अलग कलर की दिखती है, लेकिन जब पूरी तरीके से पक जाती है तो ब्राउन कलर की हो जाती है, डार्क ब्राउन ब्लैक कलर की हो जाती है, वो ह्यूमस है। कच्ची खाद ह्यूमस नहीं है, वो एसिडिक होती, बेकार होती, पौधों को नुकसान करती है। जब पूरी तरीके से गोबर की पक्की खाद होती है, उसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमस। तो जब डेड बॉडी गल गई, चाहे प्लांट और एनिमल की है या फीकल मटेरियल, मल वगैरह, तो वो ह्यूमस में बदल जाता है, और इस ह्यूमस के अंदर होते हैं मिनरल्स। भैया गोबर डालते नहीं गमलों के अंदर, गोबर खाद, क्योंकि इस गोबर के अंदर, ह्यूमस के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स। लेकिन ह्यूमस में सारे बैक्टीरिया रह नहीं पाते, हाईली रेजिस्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए। विशेष प्रकार के बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं जो मिनरल्स को बहुत धीमी गति से बाहर निकालते हैं, इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। तो गमले में एक बार हमने जैसे गोबर की खाद डाल दी तो 3 महीने नहीं डालना है, क्योंकि बहुत धीमी गति से बैक्टीरिया मिनरल्स को निकाल पाते हैं, और सारे बैक्टीरिया नहीं निकाल पाते, विशेष प्रकार के। बाकी बैक्टीरिया ह्यूमस में क्यों नहीं ग्रो कर पाते, क्योंकि ह्यूमस के अंदर कुछ फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, फिनाइल वगैरह होते हैं, मार देते हैं बैक्टीरिया को, एंटी माइक्रोबियल होता है। तो स्टेप से याद कर लेना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, यही क्रम भी है। डेट्रीवोर जैसे कि अर्थवर्म ब्रेक डाउन डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम लिख लेना यहां पे। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन सा, कैल्शियम, गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजन, ये मिट्टी में नीचे चला जाता है, इसे लीचिंग कहते हैं। बैक्टीरियल फंगल एंजाइम डिग्रेड डिट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ये जो बैक्टीरिया फंजाई के एंजाइम है, जिन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं, ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदल देते हैं, इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म के बाद खाद पक्की तैयार हो जाती है, पक्की खाद को क्या कहते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस का बनना ह्यूमिफिकेशन है। ह्यूमस कैसा होता है, ह्यूमस डार्क कलर का होता है, एमॉर्फस है, मतलब इसके क्रिस्टल नहीं बन सकते, भंगुर पदार्थ है।
ऐसे पदार्थ जिनके क्रिस्टल हम नहीं बना सकते उन्हें एमॉर्फस कहते हैं। तो ह्यूमस, गोबर के कभी क्रिस्टल नहीं बनते, पर ह्यूमस एक डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। इसको माइक्रोब्स कुछ नहीं कर पाते इसका, क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल फिनोलिक कंपाउंड होते हैं। लेकिन कुछ विशेष प्रकार के माइक्रोब्स ही ग्रो कर पाते हैं। एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ह्यूमस का डिकम्पोजिशन विशेष बैक्टीरिया करते हैं बहुत ही धीमी गति से। तो एक बार खाद डाल दी तो 3 महीने डालने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि इससे मिनरल्स बहुत धीमी गति से निकल रहा है। ह्यूमस कोलाइडल नेचर का होता है। इसके पार्टिकल का साइज कोलाइडल पार्टिकल के साइज के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस गहरे कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस है। ये हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन, यानी माइक्रोब्स जो होते हैं इसको नहीं गला पाते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स इसमें रहते हैं और ह्यूमस के अंदर से मिनरल्स को बाहर निकालते हैं बहुत धीमी गति से, एक्सट्रीमली स्लो रेट। ह्यूमस कोलाइडल नेचर का है। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स। ह्यूमस को कुछ विशेष माइक्रोब ही डिग्रेड करते हैं। एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और ह्यूमस के अंदर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाहर आते हैं। इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। तो एक बार गोबर की पक्की खाद डाल दी, विशेष बैक्टीरिया इसमें से इनऑर्गेनिक मिनरल्स को बाहर निकालते हैं बहुत धीमी गति से। इसे मिनरलाइजेशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन इज एन लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया फंजाई जो डिकम्पोजिशन करते हैं वो एरोबिक होते हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये एरोबिक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन धीमे होगा या डिकम्पोजिशन तेज होगा, ये दो बातों पर निर्भर करता है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस और क्लाइमेटिक फैक्टर। अगर डिट्राइटस के अंदर लिग्निन और काइटिन अधिक है तो उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा। अगर डिट्राइटस के अंदर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे शुगर्स अधिक हैं तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। तो अगर लिग्निन और काइटिन अधिक है, मान लो पेड़ से गिरा है सब, अगर डिट्राइटस के अंदर लिग्निन और काइटिन अधिक है तो इसको गलाने में समय लगता है। लिग्निन काइटिन हार्ड होते हैं तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है। और अगर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और जैसे शुगर और नाइट्रोजन, अगर डिट्राइटस के अंदर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे शुगर अधिक है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। ये तो हो गया केमिकल कॉम्पोजिशन। क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है? टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। ये आ सकता है। डिकम्पोजिशन फास्ट कब होगा? जब टेम्परेचर अधिक होगा और नमी अधिक होगी। बरसात में खाना बहुत तेज सड़ जाता है, सड़ी बरसात में दाल तुरंत खराब हो जाती है आपकी। में तो कौन से दो फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन की रेट को बढ़ा देते हैं? टेम्परेचर और अधिक टेम्परेचर और मॉइस्ट एनवायरनमेंट, नमी। वार्म यानी गर्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट मतलब नमी, ये दो फैक्टर हैं तो डिकम्पोजिशन जल्दी होता है। गर्मी में जल्दी होगा या जाड़े में? गर्मी में, तो गर्मी में नमी भी रहती है, बरसात में और गर्मी भी है, तो बहुत सी चीज जल्दी गल जाती है। तो गर्मी में कोई चीज को खराब होने से बचने के लिए फ्रिज में रखते हैं कम टेम्परेचर पे। ये दो फैक्टर हो गए। क्या क्या हो गया? आपके फंक्शनल फीचर में प्रोडक्टिविटी हो गया, इकोसिस्टम का फंक्शनल फीचर प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। तीसरा एनर्जी फ्लो। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। सारे इकोसिस्टम के लिए सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो गहरे समुद्र में इकोसिस्टम पाए जाते हैं जहां लाइट नहीं मिलती, उन इकोसिस्टम को वेंट्स कहते हैं। वहां पर सन ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वहां पर ऊर्जा का स्रोत कुछ और है। वहां पे कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो सकते हैं
कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक चीजों को गला के ऊर्जा पैदा करते हैं। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले यानी डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम जिन्हें वेंट्स कहते हैं, वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं है। बाकी दुनिया के सारे इकोसिस्टम सूर्य के प्रकाश पर निर्भर होते हैं। वेंट्स जो है सबसे नए इकोसिस्टम खोजे गए हैं, लिख लेना, रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम कहलाते हैं वेंट्स। दुनिया में सबसे नए इकोसिस्टम कौन से खोजे गए हैं? वेंट्स रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम है। जो कहां पाए जाते हैं? समुद्र के तल पे, जहां अक्सर ज्वालामुखी भी होते हैं। कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ऊपर से जितना भी सनलाइट आ रही है, लेस देन 50% इज पार। ऊपर से जितनी भी सनलाइट आ रही है उसमें 50% से कम पार है। 50% से कम पार मतलब ऊपर से जो सनलाइट आ रही है इसमें 3 तरह का रेडिएशन है। यूवी रेडिएशन है, विजिबल है जो लाइट हम देख पा रहे हैं, और इंफ्रारेड है, आईआर। इसकी वेवलेंथ 400 से कम होती है नैनोमीटर से। यूवी लाइट की यूवी रेस की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है। ये 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। विजिबल जो हमको दिखाई पड़ती है, जो धूप दिखती है, वो क्या है? विजिबल है। वेवलेंथ कितनी होगी? 400 से 700, और 700 से ऊपर इंफ्रारेड होती है। ये भी हमको नहीं दिखती। ना हम यूवी लाइट देख पाते हैं, ना इंफ्रारेड देख पाते हैं। और अगर टोटल लाइट देखा जाए तो विजिबल कितनी है? जिसमें इसी विजिबल में फोटोसिंथेसिस होती है, इसे पार कहते हैं। इसी लाइट में पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। विजिबल लाइट में इसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये टोटल सनलाइट का लेस देन 50% है, यानी 50% से ज्यादा ये दोनों हैं, यूवी रेज और आईआर, इंफ्रारेड। तो जितनी भी सनलाइट ऊपर से आ रही है तो ये विजिबल को क्या कहते हैं? पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ कितनी है? 400 से 700। टोटल लाइट का ये कितना है विजिबल? सनलाइट टोटल आ रही है उसका लेस देन 50% पार है। इस पार का पौधे कितना एब्जॉर्ब करते हैं? केवल 2 से 10%। तुम 2% ध्यान रखना। और लेस देन 50% है, पार का 2 से 10% ही एब्जॉर्ब करते हैं। पौधे पार का कितना एब्जॉर्ब करते हैं? बहुत ही कम लाइट चाहिए पौधों, इतनी नहीं चाहिए, 2 से 10। तो टोटल सनलाइट में पार कितना है? टोटल सनलाइट में पार है लेस देन 50%। पौधे कितनी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? इस पार की 2 से 10% लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसी पार के अंदर 7 वेवलेंथ होती हैं। इंद्रधनुष, वेब, गियर। इस पार के अंदर 7 वेवलेंथ होती हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये सब हमने बताया फोटोसिंथेसिस में। फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल है। ये आता है, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब सन से ऊर्जा जाएगी प्रोड्यूसर में, और प्रोड्यूसर से ऊर्जा जाएगी कंज्यूमर में। तो ऊर्जा का फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल होता है। कभी कोई पौधा किसी एनिमल को थोड़ी ना खा लेगा, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को खा लेगा। ऊर्जा जाएगी, सूर्य से ऊर्जा पौधों में गई, पौधों से हिरन में गई, हिरन से शेर में गई। यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है? ऊर्जा का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। जबकि मिनरल्स की साइक्लिंग होती है, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, ऐसे चलते हैं साइकिल में। फॉस्फोरस साइकिल, मिनरल की साइक्लिंग होती है इकोसिस्टम में, और एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है।
इकोसिस्टम दोनों लॉस का पालन करता है थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट और सेकंड लॉ। ये इस बार आया था। इकोसिस्टम को सेकंड लॉ से अलग नहीं कर सकते, यानी सेकंड लॉ भी फॉलो होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का? ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना बिगाड़ा जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये ऊर्जा का पहला लॉ है, ये इकोसिस्टम में फॉलो होता है। अरे भैया, सन की ऊर्जा जाएगी प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर की ऊर्जा किसमें गई? कंज्यूमर में गई। सूर्य की ऊर्जा में पौधे ने बनाया अपना भोजन, प्रोड्यूसर के पास ऊर्जा आ गई। प्रोड्यूसर को खाया कंज्यूमर ने, ऊर्जा कंज्यूमर के पास आ गई। तो ऊर्जा का फ्लो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है। और थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियम का पालन हो रहा है। कैसे? ऊर्जा को ना बनाया जा सकता ना बिगाड़ा जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जो सन से ऊर्जा आती है प्रोड्यूसर के पास, इसकी 10% चली जाएगी कंज्यूमर के पास और 90% हीट एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाती है। तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा जाती है? केवल 10% जाती, बाकी 90% वेस्ट हो रही है। ये जो वेस्ट वाली ऊर्जा है, ये लगातार इस ग्रह के ऊपर बढ़ती जा रही है। ये जो हीट एनर्जी, इसका इस्तेमाल ही हम लोग नहीं कर पा रहे 90%। तो बेकार वाली ऊर्जा का बढ़ना इस ग्रह के ऊपर, इस प्लेनेट पर कहते हैं कि डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही है, यानी एनट्रॉपी बढ़ रही है। एनट्रॉपी, डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही है। ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। नहीं समझ में आया? इकोसिस्टम में ऊर्जा थर्मोडायनेमिक्स के किन नियम का पालन करती? पहले, दूसरे या दोनों? दोनों। इस बार आया कि दूसरे नियम को भी इससे अलग नहीं किया जा सकता। पहला नियम तो मालूम ही है, ऊर्जा को ना बनाया जा सकता ना बिगाड़ा जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। जैसे यहां 10% ऊर्जा यहां से यहां चली गई, बाकी हीट एनर्जी के रूप में बदल गई। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ क्या कहता है कि बेकार वाली ऊर्जा बढ़ती जा रही है, जिससे डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही है, गड़बड़ हो रहा है। और इतनी ज्यादा अगर इस प्लेनेट पे डिसऑर्डरलीनेस हो गई तो इस प्लेनेट से लाइफ खत्म हो जाएगी सब कुछ समय बाद, क्योंकि बेकार वाली ऊर्जा का बढ़ना एंट्रोपी को बढ़ा रहा है। ये सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, तुम ज्यादा अच्छा जानते होगे, पढ़ते हो। प्लांट नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, पौधे को लगातार ऊर्जा चाहिए। टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल दे रिक्वायर, क्योंकि उनको कुछ मॉलिक्यूल चाहिए, ग्लूकोज वगैरह चाहिए जिनकी इनको जरूरत है। तो पौधों को लगातार ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा कैसे? पौधे, सूर्य की ऊर्जा में पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस ऊर्जा से ग्लूकोज बनाते हैं, क्योंकि पौधों को जरूरत है ग्लूकोज की। तो प्लांट्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर, पौधों को लगातार ऊर्जा चाहिए क्योंकि उनको कुछ मॉलिक्यूल्स बनाने हैं जिनकी उनको जरूरत है, जैसे ग्लूकोज। पौधे फोटोसिंथेसिस से क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, अगर पौधे कुछ ऊर्जा को तो अच्छी ऊर्जा में कन्वर्ट किए दे रहे हैं, पौधे उस सूर्य की ऊर्जा को केवल 10% ऊर्जा को, केवल यहां से तो 2 से 10% ही जा रही है, 2 से 10% पावर का यूज करते हैं पौधे, और पौधों की 10% जाएगी कंज्यूमर के पास। तो कुछ ऊर्जा को पौधे अच्छी चीजों में बदल रहे हैं, उससे कुछ बढ़िया मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जैसे ग्लूकोज, लेकिन बाकी ऊर्जा तो बेकार ही जा रही है 90%। तो इस बेकार वाली ऊर्जा को काउंटर करने के लिए कुछ ऊर्जा को बेहतर ऊर्जा में बदल रहे हैं पौधे। यूनिवर्सल टेंडेंसी क्या है? इस यूनिवर्स में क्या देखने को मिल रहा है? इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, लगातार डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही है।
डिसऑर्डरलीनेस का मतलब बेकार वाली ऊर्जा जिसका कोई इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं वो बढ़ रही है, लेकिन पौधे कुछ भला कर रहे हैं, इस डिसऑर्डरलीनेस को थोड़ा तो कम ही कर रहे हैं, तो कुछ ऊर्जा को ये अच्छी चीजों में बदल दे रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह में काउंटर कर रहे हैं, जो डिसऑर्डरलीनेस है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लांट्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। पौधे को लगातार ऊर्जा चाहिए कुछ मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, ग्लूकोज वगैरह, यानी कुछ ऊर्जा अच्छे कामों में इस्तेमाल हो गई। ऐसा करने से क्या हुआ कि सारी ऊर्जा बेकार नहीं गई सूर्य की, तो पौधों ने काउंटर करने के लिए कुछ ऊर्जा को क्या कर दिया, अच्छी ऊर्जा में बदल दिया, ग्लूकोज बना दिया। लेकिन बाकी क्या टेंडेंसी है इस यूनिवर्स में, क्या देखने को मिल रहा है, लगातार बेकार वाली ऊर्जा बढ़ती जा रही, जिससे डिसऑर्डरलीनेस यानी एंट्रोपी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। सिंपल सवाल आता है बिल्कुल, थर्मोडायनेमिक्स में ऊर्जा का फ्लो इकोसिस्टम में ऊर्जा का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है और थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियम का पालन होता है। यहां दोनों नियम का मतलब पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम तो सिंपल है, दूसरा नियम कहता है कि डिसऑर्डरलीनेस बढ़ रही है एंट्रोपी इस प्लेनेट के ऊपर, तो ये भी तो फॉलो हो रहा है। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए पौधे क्या कर रहे हैं, सारी ऊर्जा बेकार ना होने पाए 10% तो कम से कम थोड़ी ऊर्जा को तो ये किसमें बदल दे रहे हैं, ये अच्छी ऊर्जा में बदल रहे हैं, अच्छे कंपाउंड्स में ग्लूकोज वगैरह बना दे रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए, खराब वाली ऊर्जा को कम करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, मेन प्रोड्यूसर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जमीन पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम में जो मुख्य पौधे हैं वो कौन से हैं, प्रोड्यूसर मतलब पौधे। तो जमीन पे कौन से पौधे ज्यादातर देखने को मिलते हैं, हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स। हर्बेशियस छोटे पौधे हैं और वुडी प्लांट जिनमें लकड़ी होती है, ये सब प्रोड्यूसर हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, जमीन पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर हर्बेशियस प्लांट और वुडी प्लांट्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर क्या हैं, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट्स। ये सारे पानी में रहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, डाइटम्स और डेस्मिड्स वगैरह, ये फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। एल्गी हो गई, पानी के अंदर रहती है। और हायर प्लांट्स, जलकुंभी वगैरह है, कमल, ये सब हायर प्लांट्स से पानी में रहते हैं। ये प्रोड्यूसर हो गए पानी के इकोसिस्टम के। जमीन के यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर कौन है, हर्बेशियस और वुडी प्लांट। और पानी के अंदर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां पे प्रोड्यूसर कौन है, वहां पे भोजन कौन बनाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो यही करते हैं कौन, फाइटोप्लैंक्टन्स यानी डाइटम्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये पानी में तैरते हैं, पानी की सतह पे होते हैं, तैरते हैं, पैसिवली स्विम करते हैं, तैरते नहीं है, पानी के बहाव के साथ ही बहते हैं। फूड चेन क्या होती है मालूम है, ये क्या है, फूड चेन दिख रही है, ग्रास है। इस ग्रास को गोट ने खाया, बकरे ने खाया घास को, और बकरे को मैन या लॉइन ने खा लिया, तो एक क्या तैयार हो गई, फूड चेन तैयार हो गई। फूड चेन क्या दिखा रही है, कौन किसको खाता है ये बताती है। फूड चेन ये नहीं बताती कैसे खाता है, इकोलॉजिकल प्रोसेस को नहीं दर्शाती। अरे जंगल में ऐसे थोड़ी ना, इधर घास लगी है, घास के पीछे बकरा खड़ा है, बकरे के पीछे शेर खड़ा है। घास ने कहा बकरे से तुम मुझे खाओ, बकरे ने शेर से कहा तुम मुझे खाओ, ऐसा थोड़ी ना है। ये केवल रिलेशन को दिखाती है, कौन किसको खाता है ये बताती है फूड चेन। ये कतई नहीं बताती है कैसे और कब खाता है। कैसे कब को इकोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, इकोलॉजिकल प्रोसेस। तो फूड चेन केवल रिलेशन दिखाती है, कौन एनिमल किसके द्वारा खाया जाता है या कौन किसको खाता है। फूड चेन क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम इट्स सोर्स इन प्लांट्स टू हर्बीवोर टू कार्निवोर रिप्रेजेंट अ फूड चेन।
अरे फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां जा रही है एनर्जी? अरे फूड चेन में ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, कहां से कहां जा रही है? प्रोड्यूसर यानी पौधों से ऊर्जा किसमें गई? हर्बीवोर्स में गई। शाकाहारी बकरे में, हर्बीवोर से कहां गई? मांसाहारी यानी कार्निवोर्स में गई। तो इन ए फूड चेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ फूड इन ए लीनियर मैनर। फूड कैसे जा रहा है? लीनियर मैनर में जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, उल्टा नहीं चलता है। प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, हर्बीवोर को कहते हैं हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर, और कार्निवोर को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ध्यान रखना, और इनको भी अगर कोई खाएगा वो भी कार्निवोर है, वो टर्चरी कंज्यूमर है, वो टर्चरी कंज्यूमर्स है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये प्राइमरी कार्निवोर है, पहला कार्निवोर, और जो टर्चरी कंज्यूमर है वो सेकेंडरी कार्निवोर है, दूसरा कार्निवोर। नहीं समझ में आया? अरे इस प्लांट है, प्लांट हो गया प्रोड्यूसर, ठीक। इसको कीड़े ने खाया, कीड़ा क्या हो गया? हर्बीवोर हुआ नहीं हुआ? शाकाहारी। कीड़े को मेंढक ने खाया तो मेंढक हो गया प्राइमरी कार्निवोर, लेकिन है तो प्राइमरी कार्निवोर, लेकिन कंज्यूमर कौन सा हो गया? पर प्राइमरी कंज्यूमर तो ये है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। मेंढक है प्राइमरी, पहला मांसाहारी, प्राइमरी कार्निवोर, लेकिन ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर तो ये जिसने पौधे को खाया था, हर्बीवोर। और मेंढक को सांप ने खाया अगर, तो सांप कौन सा कार्निवोर हुआ? प्राइमरी के बाद क्या आएगा? और सेकेंडरी कंज्यूमर के अलावा ये क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना, अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कार्निवोर होते हैं, और जो टर्चरी कंज्यूमर हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं। कर पाओगे? चलो चार्ट देख लो, इधर वाला हटा रहा हूं, इधर देखो ये चार्ट। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जमीन पर पौधे होंगे, हर्बेशियस और वुडी प्लांट, और अगर पानी है जमीन पर तो पौधे होंगे, ग्रास हो गया या ट्रीज हो गए, और पानी है तो प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। अब देखो ये प्रोड्यूसर हो गए, इन प्रोड्यूसर को जो खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर, जिन्हें हर्बीवोर कहते हैं। शाकाहारी जीव प्राइमरी कंज्यूमर है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन में झींगे आते हैं, प्रॉन्स, इन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। अब इन जूप्लैंक्टन को खाएगी ये मछली, फिशेस, और फिशेस को खा लिया लायन ने या मैन ने। तो अब जरा बताओ, फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया? प्रोड्यूसर, या इसे ये प्रोड्यूसर कहते हैं, सॉरी। फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन ने खाया, ये प्राइमरी कंज्यूमर है लेकिन है हर्बीवोर। और जूप्लैंक्टन को फिशेस ने खाया, फिशेस है सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन ये प्राइमरी कार्निवोर है, पहला कार्निवोर, पहला मांसाहारी। तो प्राइमरी कार्निवोर क्या होते हैं? कौन से लेवल के कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर। और इस मछली को शेर ने खा लिया तो शेर हो गया सेकेंडरी कार्निवोर, और टर्चरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी। तो जो सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं वो टर्चरी कंज्यूमर होते हैं। देखो फूड चेन में बन जाते हैं ट्रॉफिक लेवल। पहले ट्रॉफिक लेवल पर पौधे आते हैं,
दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर हर्बीवोर आ गए, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर प्राइमरी कार्निवोर आते हैं और चौथे ट्रॉफिक लेवल पर सेकेंडरी कार्निवोर आते हैं। तो फूड चेन की वजह से ये फूड चेन तैयार हो गई। फूड चेन में बनते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल यूनिट है, कौन किसको खाता है इसको दर्शा रहा है। ये कोई स्पीशीज को नहीं बताता। यहां जरूरी थोड़ी ना हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन ही होंगे, ये भी हो सकता है, ग्रास हॉपर भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है। तो ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं एक फूड चेन के अंदर तैयार हो जाते हैं सब ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ट्रॉफिक लेवल एक फंक्शनल यूनिट है, कौन किसको खाता या किसके द्वारा खाया जाता है उसको बताता है। अब जैसे इधर है, अब इस ग्रास को किसने खाया, ग्रास तो हो गया प्रोड्यूसर, इस ग्रास को काऊ ने खाया तो काऊ क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं हर्बीवोर। ग्रास हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, काऊ हो गई सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। इस काऊ को किसने खाया, वुल्फ ने, भेड़िया ने खा लिया। तो भेड़िया क्या हो गया, पहला मांसाहारी, प्राइमरी कार्निवोर। और इस भेड़िए को शेर ने खा लिया तो शेर क्या हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर। शेर हो गया सेकेंडरी कार्निवोर। लेकिन ध्यान रखना, दो तीन बातें हमने तुम्हें बताई। जो प्राइमरी कार्निवोर होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। दूसरी बात बताई कि पानी में फूड चेन कहां से शुरू हुई, फाइटोप्लैंक्टन से शुरू हो गई, और जमीन पर ग्रास या ट्री से शुरू हो सकती है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हर्बीवोर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर हैं, टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोर हैं। तो फूड चेन जब तैयार होती तो ये क्या बन जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। पौधे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हर्बीवोर सेकेंड, प्राइमरी कार्निवोर थर्ड और सेकेंडरी कार्निवोर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल किसी स्पीशीज को नहीं बताता, कोई भी हो सकता है यहां पर, वो एक फंक्शन को बताता है, कौन किसको खाता है ये बात दर्शाता है। अरे जरूरी नहीं है कि प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा जूप्लैंक्टन हो, कुछ और भी हो सकता है। तो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल होते हैं ये किसी स्पीशीज को नहीं बताते, ये केवल रिलेशन दिखाते हैं कौन किसको खाता है। चलो, लगता आपको इजी है लेकिन सबसे मुश्किल सवाल इसी से ही आते हैं। हाँ हाँ, ह्यूमन तो बहुत 25 जगह आ जाएगा, ह्यूमन का कोई तय ही नहीं है। ह्यूमन तो एक्सेप्शन, अपवाद है। जब सब्जी खाता है तो उसका लेवल अलग हो जाएगा। और देखो ह्यूमन बीइंग यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता हूं, यहां पर भी आ सकता है, सर्वाहारी है, सब खा जाता। मेन प्रोड्यूसर पानी, मेन प्रोड्यूसर जो जमीन के इकोसिस्टम उसमें हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स हो गए, और पानी के इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर हो गए फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट्स। फूड चेन क्या है, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम इट्स सोर्स इन प्लांट्स थ्रू हर्बीवोर टू कार्निवोर रिप्रेजेंट अ फूड चेन। पौधों की ऊर्जा हर्बीवोर में जाती है, हर्बीवोर की ऊर्जा कार्निवोर में जा रही है, ये फूड चेन तैयार हो जाती है। फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है। एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है। हर्बीवोर को हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, ये हर्बीवोर हैं। सम कॉमन हर्बीवोर कौन कौन से हैं, कुछ शाकाहारी जीव में इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के शाकाहारी जीव कौन हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, सॉरी, जमीन के इकोसिस्टम के हर्बीवोर शाकाहारी हैं, इंसेक्ट, बर्ड और मैमल। लेकिन ये याद कर लेना, पानी के शाकाहारी जीव बताओ कुछ, मोलस्क हो गए, जैसे घोंगा, स्नेल्स, शाकाहारी होते हैं। पानी के शाकाहारी जीव ये मोलस्क हैं। कंज्यूमर दैट फीड ऑन हर्बीवोर आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर। जो शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे शाकाहारी जीव को किसने खाया, भेड़िए ने खा लिया गाय को,
शाकाहारी जीवों को जो खाते हैं वो प्राइमरी कार्निवोर, लेकिन प्राइमरी कार्निवोर कौन से कंज्यूमर हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। एनिमल दैट ईट प्राइमरी कार्निवोर आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर, और जो प्राइमरी कार्निवोर को खा रहा है वो सेकेंडरी कार्निवोर है, यानी टर्शरी कंज्यूमर। इधर देखो, ये शाकाहारी है, इसको जिसने खाया वो प्राइमरी कार्निवोर, प्राइमरी कार्निवोर को खाया जिसने वो सेकेंडरी कार्निवोर। लेकिन प्राइमरी कार्निवोर कौन सा कंज्यूमर है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी कार्निवोर कौन सा कंज्यूमर है? टर्शरी। कंज्यूमर एक लेवल ऊपर चलता है। अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन शुरू होती है। ग्रेजिंग फूड चेन दो तरह की होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन शुरू होती है, स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट, ये हरे पौधों से शुरू होती है। ग्रेजिंग फूड चेन कहां से शुरू होती है? हरे पौधों से शुरू होती है, और ये सन पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, और ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करती है। एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन नीचे दे रखी है। ग्रास को गोट ने खाया, बकरे ने, और बकरे को मैन या लॉयन ने खा लिया, तो ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, गोट हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और मैन या लॉयन क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन ये सेकेंडरी कंज्यूमर लेकिन प्राइमरी कार्निवोर है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? प्राइमरी कार्निवोर। एक और फूड चेन नीचे दे रखी है। ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, टिड्डे ने, और ग्रास हॉपर को बर्ड ने खाया, बर्ड को हॉक। हॉक कहते हैं बाज, बाज बाज चील जैसा होता है। तो ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, ग्रास हॉपर हो गया हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर, बर्ड हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर, हॉक हो गया टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोर। डिट्राइटस फूड चेन दो तरह की फूड चेन, एक तो ग्रेजिंग हो गई, दूसरी होती है डिट्राइटस फूड चेन। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करती। अब होता क्या, जो समुद्र में जानवर मरते हैं वो समुद्र के तल पे जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। समुद्र के अंदर जो जानवर मरे कहां जाएंगे? वो समुद्र के तल पे पहुंच जाते हैं। तो डिकम्पोजर उसे गला के ऊर्जा पैदा करते हैं। वहां पे सनलाइट नहीं होती, वेंट से वहां पर डीप सी यानी गहरे समुद्र में पाए जाने वाले इकोसिस्टम, वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती। वहां पे डेड बॉडीज एनिमल्स की पड़ी रहती, इनको गलाते हैं सब, और उससे ऊर्जा पैदा होती है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। कितने तरह की फूड चेन? दो तरह की फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन शुरू होगी ग्रास यानी ग्रीन प्लांट से। ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट्स, और डिट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। स्टार्टिंग देख लो, आगे मत देखना। ग्रेजिंग फूड चेन की शुरुआत हरे पौधों से होती है, और डिट्राइटस फूड चेन की शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है। डिकम्पोजर्स हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें फंजाई और बैक्टीरिया आते हैं जो चीजों को डिकम्पोज करते हैं। दे डराइव देयर एनर्जी बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड बॉडीज को गला के ऊर्जा पैदा करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, समुद्र के तल पर जो मरे हुए जीव हैं उनको गला करके ये ऊर्जा पैदा करते हैं। इनको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तक लाइट ही नहीं जाएगी, गहरे समुद्र में नीचे तक लाइट ही नहीं पहुंचती। तो ये ध्यान रखना। तो कौन से ऐसे इकोसिस्टम हैं, कौन सी ऐसी फूड चेन है जो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है? डिट्राइटस फूड चेन। दो तरह की फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन।
ग्रेजिंग फूड चेन कहां से शुरू होती है? ग्रेजिंग फूड चेन ग्रीन प्लांट से शुरू होती है और डिट्राइटस फूड चेन डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। ग्रेजिंग फूड चेन शुरू कहां से होती है? याद कर लेना, ग्रीन प्लांट्स, और डिट्राइटस डेड ऑर्गेनिक मैटर। कौन सी लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है? डिट्राइटस फूड चेन लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। ये जो डिकम्पोजर्स है इन्हें सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। डिकम्पोजर का दूसरा नाम एक और है सेप्रोट्रॉफ्स। डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंजाई है, डेड बॉडीज पर क्या छोड़ते हैं? एंजाइम, और डेड बॉडी को गलाते हैं और ऊर्जा निकलती है और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो, और डेड बॉडी यानी ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में भी बदल देते हैं। जब ये डेड बॉडीज को ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलते हैं तो ऊर्जा निकलती है, एनर्जी, उसका ये इस्तेमाल करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट। डिकम्पोजर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। डिकम्पोजर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल। जो डेड और वेस्ट मटेरियल यानी ऑर्गेनिक को, ऑर्गेनिक लिख लेना इसके ऊपर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में। यहां पर लिख लेना डेड एंड वेस्ट मटेरियल का मतलब डेड बॉडीज में क्या है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक को किस में बदल रहे हैं? ये सिंपल इनऑर्गेनिक में बदल रहे हैं, विच आर सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब बाय देम, और ये उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। जब ये डेड बॉडीज को ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं तो ऊर्जा निकलती है, और ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनको ये एब्जॉर्ब कर भी कर लेते हैं और इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो ऊर्जा और इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये डिकम्पोजर को सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक में। दो चीजें मिलती हैं इनको, एक तो ऊर्जा मिलती है और दूसरा इनऑर्गेनिक मिनरल्स मिलते हैं इनको भी, इसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, ऊर्जा को भी लेते हैं और अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सी फूड चेन ज्यादा चलती है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कौन सी फूड चेन से अधिक हो रहा है? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन किससे शुरू हो रही है एक्वेटिक में? फाइटोप्लैंक्टन। किससे? फाइटोप्लैंक्टन तो भैया मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं, तुम्हें मालूम ही है। तो पानी में ज्यादातर जो फूड चेन पाई जाती है वो कौन से प्रकार की हैं? जीएफसी हैं, फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती हैं। और जमीन पे पाए जाने वाले इकोसिस्टम में ज्यादातर फूड चेन कौन सी चल रही हैं? डिट्राइटस चलती हैं। मुख्य ऊर्जा का फ्लो डिट्राइटस फूड चेन से होता है। कैसे? अरे रोज इतने जानवर मरते हैं, रोज इतने जानवरों का पॉटी होता है, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर बहुत बनता है डेली जमीन पर। तो ज्यादातर जमीन पे चलने वाली फूड चेन कौन सी हैं? डिट्राइटस हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो जमीन पर मुख्य रूप से कौन सी फूड चेन से हो रहा है? डिट्राइटस। तो सिंपल भाषा में याद कर लेना, पानी में ज्यादातर चलने वाली फूड चेन जिनके द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो करती है, वो है ग्रेजिंग फूड चेन। पानी के अंदर कौन सी फूड चेन अधिक है? ग्रेजिंग। और जमीन पर ऊर्जा का प्रवाह कौन सी फूड चेन से अधिक हो रहा है? डिट्राइटस, क्योंकि बहुत सारे जानवर मरते हैं और उनका पॉटी डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, डिट्राइटस फूड चेन। डिफरेंट फूड चेन में भी इंटरकनेक्टेड। फूड चेन्स आपस में जुड़ी रहती हैं और मिल करके बना लेती हैं फूड वेब, खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके खाद्य जाल बना लेती हैं। डिफरेंट फूड चेन्स में भी इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म ऑफ, हटा देना ऑफ का जबरदस्ती यार। फूड चेन आपस में जुड़ करके क्या बना लेती हैं? फूड वेब। एक इकोसिस्टम में तुम्हें फूड चेन नजर नहीं आती, एक इकोसिस्टम में तुम्हें फूड वेब नजर आएगा। तो इकोसिस्टम क्या क्रिएट करता है? जंगल जाओगे फूड चेन थोड़ी ना दिखेंगी, लाइन से सब खड़े हुए हैं। फूड वेब होता है, कोई किसी को भी खा सकता है। सारी फूड चेन आपस में जुड़ी जुड़ी हैं। जैसे एक शेर है, एक फूड चेन के अंदर वो मछली को खा रहा है और दूसरी फूड चेन में वो हिरन को खा रहा है। तो सारी दो फूड चेन जुड़ गई आपस में। दो फूड चेन जुड़ने से क्या हो गया? फूड वेब तैयार हो जाता है। और एक बार और बता रहे हैं,
दोनों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी जुड़े होते हैं। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी कैसे जुड़े हैं? एक चिड़िया रहती तो पेड़ पर है, टेरेस्ट्रियल का हिस्सा है, लेकिन मछली खा रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम की। एक चिड़िया रहती है पेड़ पे, टेरेस्ट्रियल, जमीन पर पेड़ पे इधर है, लेकिन एक्वेटिक इकोसिस्टम की मछली खा रही है, तो दो इकोसिस्टम आपस में जुड़ भी सकते हैं। लेकिन पानी के अंदर कौन सी फूड चेन अधिक चलती है? ग्रेजिंग। और जमीन पर इकोसिस्टम क्या बनाता है जंगल में? फूड चेन या फूड वेब? फूड वेब तैयार करता है, फूड चेन थोड़ी ना बनती है। सारी फूड चेन जुड़ी रहती है जंगल में और बन जाता है फूड वेब। कॉकरोचेस, क्रो, ये ऑमनीवोरस होते हैं। मैन भी इसमें जोड़ लो, ये सर्वाहारी हैं और ये फूड चेन को जोड़ने का काम करते हैं। ये शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी, तो दो फूड चेन को जोड़ देते हैं ये। तो कौन से ऐसे जीव हैं जो दो फूड चेन को जोड़ देते हैं? कॉकरोचेस और क्रो। ये शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी, यानी ऑमनीवोरस होते हैं और दो फूड चेन को जोड़ने में मदद करते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन। हर एक ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में एक निश्चित जगह होती है, उसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। हर एक ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में एक जगह होती है, उस जगह को क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर पहले ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं, हार्बीवोर यानी प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, और प्राइमरी कार्निवोर यानी सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। ट्रॉफिक लेवल किसको बताता है? किसी स्पीशीज को बताता है या ये फंक्शनल यूनिट है? ये एक फंक्शनल यूनिट है। कौन किसको खाता है ये बता रही है, किसी स्पीशीज को नहीं बताता ये ट्रॉफिक लेवल। अरे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, और ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं जैसे ग्रास। तो ट्रॉफिक लेवल किसी स्पीशीज को नहीं दर्शाता है, वो केवल रिलेशन दिखाता है कौन किसको खाता है। तो ट्रॉफिक लेवल एक तरह की फंक्शनल यूनिट जैसी है। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कुछ जीवित मटेरियल है। जैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पौधे हैं और उनके अंदर लिविंग मटेरियल है ग्लूकोज। एक इकोसिस्टम में एक निश्चित समय पर जितना लिविंग मटेरियल होता है उसको स्टैंडिंग क्रॉप, याद आ रहा है? एक इकोसिस्टम में एक निश्चित समय पर जितना ऑर्गेनिक है, लिविंग है, उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, जैसे ग्लूकोज। और जितना इनऑर्गेनिक जमीन वगैरह के अंदर है वो स्टैंडिंग स्टेट है। तो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर कुछ लिविंग मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक, जिसे बायोमास कहते हैं। एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर। तो एक निश्चित समय पर किसी इकोसिस्टम में जितना ऑर्गेनिक यानी लिविंग है, जैसे ग्लूकोज लिख लेना लिविंग के ऊपर, उसे स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। और जितना इनऑर्गेनिक है उसे स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। इस हमने पिछले लेक्चर में बताया। बायोमास कहते हैं वजन। वजन ऑफ ए स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन। बायोमास को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, फ्रेश वेट और ड्राई वेट। एक सब्जी को ऐसे ही तौल लो, ये बायोमास है, फ्रेश वेट। ये बायोमास किस रूप में निकाला है? फ्रेश वेट। सब्जी को गला के पानी हटा दो, केवल राख बचेगी, तो वो ड्राई वेट हो गया, ये भी बायोमास है। तो बायोमास दो तरीके से निकल सकता है, फ्रेश वेट में भी और ड्राई वेट। लेकिन ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट होता है, ड्राई वेट ज्यादा सही बायोमास होता है। ये तो हो गया एक पार्ट है। 10% लॉ छूट गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा जाती है? 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। इसको 10% लॉ ऑफ लिंडेमैन कहते हैं। लिंडेमैन का 10% लॉ क्या बताता है? पौधों की कितनी ऊर्जा हर्बीवोर के पास जाती है? एक प्लांट को इंसेक्ट ने खाया तो प्लांट की कितनी ऊर्जा कीड़े में गई? 10%। इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, इंसेक्ट की कितनी ऊर्जा फ्रॉग में गई? 10%।
फ्रॉग को स्नेक ने खाया, फ्रॉग की कितनी ऊर्जा स्नेक में गई? 10%। स्नेक को हॉक ने खाया, हॉक की स्नेक की कितनी ऊर्जा हॉक में गई? 10%। मान लो इधर पौधे के पास 10,000 जूल है। कितनी ऊर्जा है पौधे के पास? 10,000 जूल। तो एक 10% इसकी जाएगी आगे, बाकी 90% ऊर्जा तो वेस्ट हो रही है हर जगह हीट एनर्जी के रूप में। तो 10% निकालो, एक जीरो कम कर दो। इंसेट को कितनी मिली? 1,000 जूल। फिर इसकी इंसेट की 10% जाएगी फ्रॉग को, 90% वेस्ट हो जाएगी हीट एनर्जी के रूप में, जो डिसऑर्डरलीनेस को बढ़ाएगी, एंट्रोपी को बढ़ा रही, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब 10% देखो इसका कितना हुआ? 100 जूल। एक जीरो कम कर दिया। फ्रॉग की 10% ऊर्जा स्नेक में जाएगी 10 जूल, और स्नेक की 10% ऊर्जा हॉक में जाएगी 1 जूल। तो सबसे कम ऊर्जा किसको मिली? हॉक को मिली। तो इस फूड चेन में सबसे ज्यादा खतरा दुनिया से विलुप्त होने का किसको है? हॉक को खतरा है। तो कभी भी फूड चेन बहुत लंबी नहीं होती, क्योंकि 10% ऊर्जा ही आगे जाती है। एनर्जी के इनएफिशिएंट ट्रांसफर की वजह से ज्यादातर फूड चेन छोटी होती हैं। लंबी फूड चेन क्यों नहीं पाई जाती ज्यादा? क्योंकि सबसे किनारे वाले को बहुत कम ऊर्जा मिलेगी, 1 जूल मिल रही है। एनर्जी के इनएफिशिएंट ट्रांसफर की वजह से केवल एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में कितनी ऊर्जा जा रही है? 10%। इस इनएफिशिएंट ऊर्जा के ट्रांसफर की वजह से ज्यादातर फूड चेन छोटी होती हैं, लंबी नहीं होती। आ सकता है ये? लंबी फूड चेन ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि केवल 10% ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है, जो सबसे टॉप पर है उसको बहुत कम ऊर्जा मिलती है। चलो लास्ट इसका टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का आइडिया दिया था, लेकिन इसने जो पिरामिड बनाए थे वो स्टेप्ड पिरामिड थे, ऐसे थे सीढ़ी वाले। ये पिरामिड कहलाते हैं स्टेप्ड। ऐसा है ना, ये सीढ़ियां होती ना एक, ये वाले पिरामिड क्या कहलाते हैं? स्टेप। लेकिन हम इनको ऐसे भी बना देते हैं, तो ये बनाने का तरीका सही नहीं है। हम पिरामिड ऐसे बना देते हैं, ये गलत है तरीका। पिरामिड ऐसे होते हैं। स्टेप्ड का मतलब सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ रहे हो, सीढ़ी स्टेप्ड पिरामिड। पिरामिड हम बना सकते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअल सही कौन सा है? नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 1। तो चार्ल्स एल्टन ने 1927 में स्टेप्ड पिरामिड्स का आइडिया दिया, कॉन्सेप्ट दिया। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। बेस पर क्या होते हैं? बेस पर प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब कौन सा ट्रॉपिक लेवल? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो बेस पर प्रोड्यूसर होते हैं। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो बेस पर क्या होते हैं? बेस पर प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब कौन सा ट्रॉपिक लेवल? बेस पर प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर हो गए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स शाकाहारी। ये कौन से लेवल पे आए? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवोर को प्राइमरी कार्निवोर ने खाया। प्राइमरी कार्निवोर्स कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आए? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। प्राइमरी को सेकेंडरी कार्निवोर ने खाया। ये आ गया फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो तैयार हो गया स्टेप्ड पिरामिड। द बेस ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। पिरामिड के बेस पर प्रोड्यूसर है, बेस पर नीचे पौधे। द फर्स्ट और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, द बेस ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। बेस को प्रोड्यूसर कहते हैं, जो कौन सा ट्रॉपिक लेवल है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। वाइल द एपेक्स, एपेक्स क्या है?
एपेक्स जो है रिप्रेजेंट टर्चरी और टॉप लेवल कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, और एपेक्स पे आएगा टर्चरी कंज्यूमर। जो टर्चरी कंज्यूमर होते हैं वो सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं। वो क्या होते हैं? सेकेंडरी कार्निवोर होते हैं। ठीक। द बेस पे आ गया प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, और एपेक्स ये हो गया, एपेक्स पे आ गया टर्चरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर। 3 डिफरेंट इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 तरह के होते हैं, 3 चीजों के लिए बनते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं इकोलॉजिकल, नंबर, बायोमास और एनर्जी। ये 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। लेकिन ये पिरामिड 2 प्रकार के होते हैं, या तो ये अपराइट होते हैं, अपराइट में बेस थोड़ा चौड़ा होगा, ये पिरामिड कहलाता है अपराइट, या बेस छोटा हो गया, बेस छोटा हो गया, ये कैसा हो गया पिरामिड? ये इन्वर्टेड हो गया। कैसा हो गया ये? जब बेस चौड़ा है तो ये अपराइट कहलाता है, और बेस पतला हो गया ये इन्वर्टेड कहलाता है। बेस देखना केवल, ऊपर ना देखना। बेस सबसे लंबा है या चौड़ा है तो अपराइट, अगर किसी भी ट्रॉपिक लेवल से बेस छोटा है तो ये इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड है। तो पिरामिड किन 3 चीजों के लिए बन रहे हैं? नंबर के लिए, बायोमास के लिए और एनर्जी के लिए। लेकिन होते 2 प्रकार के हैं, अपराइट और इन्वर्टेड। पिरामिड ऑफ नंबर में दोनों होते हैं, इसमें अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास में भी दोनों होते हैं, अपराइट भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी में ओनली अपराइट होता है, इसमें कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। कौन सा ऐसा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है सीधा? वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तुम्हें मालूम ही है सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर की 10% हर्बीवोर में, हर्बीवोर की 10% प्राइमरी कार्निवोर, और प्राइमरी कार्निवोर की 10%। तो ऊर्जा तो घटती जा रही है, नीचे सबसे ज्यादा ऊर्जा है, तो पिरामिड अपराइट होगा। तो कौन सा दुनिया का पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है? एनर्जी पिरामिड। उल्टा कभी नहीं होता ये, क्योंकि ऊर्जा हमेशा घटती है, घटते हुए क्रम में बढ़ रही है आगे। कौन से 2 पिरामिड है जो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड भी? पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास, दोनों हो सकते हैं। पिरामिड इंक्लूड्स, जब पिरामिड बनाते हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? जब हम पिरामिड बना रहे हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? पिरामिड इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉफिक लेवल। उस ट्रॉफिक लेवल पर जितने भी जीव हैं सबको शामिल करना पड़ेगा। जैसे तुम जंगल गए तो जंगल में जितने पौधे हैं सबको शामिल करना पड़ेगा, तब प्रोड्यूसर बनेंगे। जितने हर्बीवोर हैं सबको शामिल करना पड़ेगा, तब वो सारे हर्बीवोर आ गए सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो ऐसा नहीं कि जंगल में तुमने 10 पौधों को जोड़ लिया, उनको बना दिया प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं होगा। वहां पर जितने भी हैं सबको जोड़ना पड़ेगा। तो कह रहा कि पिरामिड्स इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। उस जंगल में जितने भी जीव हैं सबको शामिल करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर में सारे प्रोड्यूसर शामिल करने पड़ेंगे, हर्बीवोर में सारे हर्बीवोर को शामिल करना पड़ेंगे, तब पिरामिड सही बनेगा। ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीसीज एज सच। हम बता भी चुके, ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल यूनिट है, ये किसी स्पीशीज को नहीं बताता। फिर ये कह रहा स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कोई स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे भी हो सकती है। जैसे स्पैरो गौरैया है, गौरैया जब पेड़ का बीज खाती तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन यही गौरैया जब कीड़ा खाती है, इंसेक्ट और वर्म्स खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाती है। तो गौरैया
स्पैरो जब ये बीज खाती है तो कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आएगी बताओ? जब बीज खाती तो हर्बीवोर हो गई, यहां गई, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आ गई। और जब ये कीड़ा मकोड़े खा रही, वर्म्स वगैरह खा रही, तो ऊपर आ जाएगी, यहां थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगी। ऐसे जीव जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं उनको इकोलॉजिकल पिरामिड में शामिल नहीं किया जाता। सारे जीवों को शामिल करेंगे, किसको छोड़ के? ऐसे जीव जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। मैन को भी नहीं शामिल किया जाएगा क्योंकि उसका कोई ट्रॉपिक लेवल तय नहीं है। स्पैरो को भी शामिल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो हार्बीवोर भी है यानी प्राइमरी कंज्यूमर, और कार्निवोर भी है यानी सेकेंडरी कंज्यूमर भी है। तो दो तीन बातें ध्यान रखना, जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने जा रहे हैं तो सारे जीवों को शामिल करेंगे उस जंगल के, किसको छोड़ के? केवल ऐसे जीव जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आ रहे हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा, बाकी सारों को शामिल किया जाएगा। दूसरी बात, वो जीव जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं उनको हम शामिल नहीं करते हैं। पिरामिड्स दो प्रकार के होते हैं, अपराइट और इन्वर्टेड। तीन चीजों के लिए बनते हैं, नंबर, बायोमास और एनर्जी के लिए। और दो प्रकार के होते हैं, अपराइट और इन्वर्टेड। द पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास में भी अपराइट और इन्वर्टेड। नंबर वाला भी अपराइट इन्वर्टेड हो सकता, बायोमास भी अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, ये कभी इन्वर्टेड नहीं होता। अब तुम केवल इन्वर्टेड पिरामिड याद कर लेना, बस यही आता है। पिरामिड ऑफ नंबर में इन्वर्टेड याद कर लेना और पिरामिड ऑफ बायोमास में इन्वर्टेड। इन्वर्टेड अगर मालूम है, इसके अलावा अगर कोई पूछा जाए तो सबके सब क्या होंगे? अपराइट होंगे। अपराइट बहुत सारे होते हैं, इन्वर्टेड कम है। पिरामिड ऑफ नंबर में इन्वर्टेड है ट्री इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये इन्वर्टेड है। कैसे? पिरामिड ऑफ नंबर में ट्री इकोसिस्टम, केवल ट्री की बात कर रहे हैं, ये इन्वर्टेड कैसे है? अरे इन्वर्टेड ऐसे, एक ट्री है, ट्री कितने हैं जंगल में? ट्री एक है तो संख्या कम हो गई। इस ट्री को खाया किसने? इस ट्री के ऊपर कीड़े हैं, इंसेक्ट 1000 या स्मॉल बर्ड्स हैं कह लो। इस ट्री के ऊपर हैं स्मॉल बर्ड्स, मान लो वो 50 हैं, और फिर लार्ज बर्ड हैं, छोटी चिड़िया को बड़ी चिड़िया खा रही हैं। लार्ज बर्ड्स हैं वो मान लो 5 हैं। तो शुरुआत तो एक ही नंबर से हुई तो बेस काफी छोटा हो गया। नंबर की बात करें तो नंबर ही देखना। एक ट्री को सिस्टम की बात करते हैं, एक पेड़ की बात करते हैं, तो पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा है क्योंकि पेड़ एक है, उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां रहती हैं, अनेक हैं। तो शुरुआत एक से हो रही, एक नंबर कम है, बेस छोटा होगा, इन्वर्टेड पिरामिड है। ऐसे बनेगा, एक पेड़ हो गया, एक ये 50 चिड़ियां हो गई, पेड़ एक हो गया, 50 चिड़ियां हो गई, और इन 50 को खाने वाली 5 अलग हो गई। ऐसा पिरामिड बनेगा करीब। तो एक ट्री को सिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर उल्टा होता है। एक मिनट रुक जाओ। पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम में उल्टा है। पिरामिड ऑफ बायोमास एक्वेटिक यानी सी ऑफ पॉन्ड का उल्टा होता है। तो दो उल्टे पिरामिड याद कर लो केवल, बाकी सब सीधे हैं। एनर्जी वाले में तो उल्टा याद ही नहीं करना तुम्हें, वो तो सारे अपराइट होते हैं। बायो नंबर वाले अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी। बायोमास वाले भी अपराइट और इन्वर्टेड हो सकते हैं, लेकिन अपराइट वाले याद ना करो, वो तो सारे होंगे। केवल इन्वर्टेड याद कर लो। पिरामिड ऑफ नंबर में केवल एक इन्वर्टेड है, ट्री इकोसिस्टम का, और पिरामिड ऑफ बायोमास में केवल एक ही इन्वर्टेड है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का।
ट्री वाला तो इन्वर्टेड समझ में आ गया होगा, हमने उदाहरण भी दे दिया। एक पेड़ है, 50 छोटी चिड़िया हैं और 5 बड़ी चिड़िया हैं, तो एक से शुरू हो रहा तो इन्वर्टेड हो गया। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड कैसे होता है? इसका मतलब फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास जूप्लैंक्टन और फिशेस से कम है। बिल्कुल सही है। तुम जाना पहले फाइटोप्लैंक्टन को तौलना, तो उनका वजन हमेशा जूप्लैंक्टन और फिशेस से कम मिलेगा। अब तुम कहोगे खाना कम है और खाने वाले ज्यादा मोटे कैसे हो गए? ये कैसे संभव हो गया? फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम है, खाने का वजन कम है, और फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जूप्लैंक्टन और फिशेस हैं, इनका वजन बायोमास अधिक कैसे हो गया? अरे खाना कम है, खाने वाले काफी मोटे हो गए, कैसे हो गए? खाना कम तो जरूर है, लेकिन जैसे ही खत्म होता नया फिर आ जाता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स में ट्रिमेंडस कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की। जैसे ही खाना खत्म हुआ नया आ गया। अब खाना खाने बाराती आ रहे हैं, दावत में तुम लोग जा रहे हो, जो पाउच के अंदर खाना रखा, जब पुराना खत्म हो तुरंत उधर से नया खटाखट आ गया, खा खा के तोंद निकल रही है। बारात में खाना होता है तो कैसे होता है? अगर खाना का एक जगह पे टेबल पे सजा हुआ है, वहां खत्म हुआ तो नया खाना आता भी तो रहता है। तो वही फाइटोप्लैंक्टन का वजन तो कम है जूप्लैंक्टन और फिशेस से, तो पिरामिड ऑफ बायोमास उल्टा हो गया, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का वजन कम है, लेकिन इनमें ट्रिमेंडस कैपेसिटी है रिप्रोडक्शन की। जैसे ही ये खत्म होते हैं नए फाइटोप्लैंक्टन तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो जूप्लैंक्टन और फिशेस के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, और वो खा खा के मोटे हो रहे हैं, उनका बायोमास बढ़ रहा है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी और पॉन्ड इकोसिस्टम इज जनरली इन्वर्टेड। यही बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यही पूछा गया है। बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। कह रहा फिशेस का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अधिक हो गया, मछलियों का वजन फाइटोप्लैंक्टन यानी उनके खाने से ज्यादा हो गया। इज इट दैट अ पैराडॉक्स? क्या ये गड़बड़ी है? पैराडॉक्स कहते हैं गड़बड़ी। ये गड़बड़ी नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन का वजन तो एक निश्चित समय पर कम जरूर है, लेकिन जैसे ही खत्म होते हैं पुराने नए तुरंत आ जाते हैं। इसीलिए फिशेस के लार्ज बायोमास को सपोर्ट कर लेते हैं। समझ में आई कहानी? नहीं आई? फिर से बताऊं। कह रहा मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अधिक कैसे हो गया? फाइटोप्लैंक्टन तो खाना है, खाना हमेशा ज्यादा होना चाहिए, उसका वजन हमेशा ज्यादा होना चाहिए खाने वालों से, लेकिन खाने का वजन कम जरूर है फाइटोप्लैंक्टन का, लेकिन जैसे ही खत्म होता तुरंत नया उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन में रिप्रोडक्शन की जबरदस्त क्षमता होती है। जैसे ही भोजन खत्म हुआ नया फिर से आ गया। इसको खा खा करके मछलियां मोटी होती जा रही, उनका बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अधिक हो जाता है एक निश्चित समय में। इसीलिए पिरामिड उल्टा हो जाता है। ईच बार इन एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। एनर्जी पिरामिड का हर एक बार क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक बार है, ये बार बताता है कि कितनी ऊर्जा है यहां पर, इस ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा है, इस ट्रॉफिक लेवल में कितनी ऊर्जा है। तो इसमें पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा ज्यादा है या दूसरे वाले में? फर्स्ट वाले में ज्यादा है, तो ये चौड़ा है। तो ईच बार इन एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड का हर एक बार, ये बार है, इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितनी ऊर्जा है उसको बता रहा है इन ए गिवन टाइम, एक निश्चित समय में, या एनुअली पर यूनिट एरिया, साल भर में एक एरिया में एक निश्चित समय में कितनी ऊर्जा है इसको दर्शा रहा है। एनर्जी पिरामिड का हर एक बार, एनर्जी पिरामिड का हर एक बार क्या दर्शा रहा है? एक निश्चित समय में गिवन टाइम उस ट्रॉफिक लेवल पर कितनी ऊर्जा है। एक निश्चित समय भी हो सकता, या एनुअली पर यूनिट एरिया। एनुअली का मतलब साल भर में एक 4 एकड़ खेत में एक यूनिट एरिया में कितनी ऊर्जा है, कितना अनाज है, उसमें कितनी ऊर्जा है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी कंटेंट धीरे धीरे घटता जा रहा है,
पहले से ऊर्जा कम हो गई सेकंड में, सेकंड से ऊर्जा कम हो गई थर्ड में, थर्ड से ऊर्जा कम हो गई फोर्थ में। ये एनर्जी पिरामिड ऐसे दर्शाता है। लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की सीमाएं। इकोलॉजिकल पिरामिड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। जैसे स्पैरो, स्पैरो को इकोलॉजिकल पिरामिड में शामिल नहीं किया जा सकता, तो सारे जीव शामिल किए जाएंगे, केवल उन जीवों को छोड़ करके जो एक से अधिक ट्रॉपिक लेवल पे आती हैं। यानी इकोलॉजिकल पिरामिड की सीमा क्या हो गई? ऐसे जीवों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, जैसे स्पैरो, लिख लेना। इकोलॉजिकल पिरामिड इंक्लूड सिंपल फूड चेन। इकोलॉजिकल पिरामिड सिंपल फूड चेन से बनते हैं, जो कि नेचर में होती ही नहीं कभी। नेचर में तो फूड वेब होते हैं। इकोसिस्टम क्या तैयार करता है? फूड वेब। जबकि इकोलॉजिकल पिरामिड तैयार होते हैं फूड चेन से, जो कि नेचर में होती ही नहीं है। नेचर में फूड चेन कहां होगी? पेड़ है, पेड़ के पीछे बकरा खड़ा, बकरे के पीछे के शेर खड़ा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। सारी फूड चेन जुड़ी रहती है जंगल में, फूड वेब बनते हैं। नेचर में फूड वेब्स पाए जाते हैं, जबकि इकोलॉजिकल पिरामिड किससे बने हैं? फूड चेन से बनाए जाते हैं, जो कि वास्तव में होती ही नहीं है। मतलब दिखाई नहीं पड़ेंगी जंगल में, होती तो है, दिखाई नहीं पड़ेंगी तुम्हें जंगल में, क्योंकि सारी फूड चेन जुड़ी रहती हैं। फूड वेब दिखते हैं। सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड में सैप्रोफाइट को कोई जगह नहीं दी गई। सैप्रोफाइट को शामिल ही नहीं किया जाता इकोलॉजिकल पिरामिड में। दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम, जबकि इकोसिस्टम में एक जैविक रोल अदा करते हैं। इकोसिस्टम में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जैविक रोल है, वाइटल रोल प्ले करते हैं, और किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में इनको शामिल नहीं किया जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गहरे समुद्र में जहां पे ज्वालामुखी है हाइड्रोथर्मल, वहां पे जो इकोसिस्टम उन्हें वेंट्स कहते हैं। रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम कौन से हैं? यही हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, जो समुद्र के तल पर हैं, जहां ज्वालामुखी है। हाइड्रो का मतलब बहुत टेम्परेचर होगा। वहां पे प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? ग्रीन प्लांट थोड़ी ना है, वहां तो लाइट ही नहीं है। कीमोसिंथेटिक कह लो या कीमो ऑटोट्रॉफिक भी लिख लो। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, एंड दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, क्योंकि वहां लाइट नहीं होती। ये डेड बॉडीज को गला के ऊर्जा निकालते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये यहां पाए जाते हैं गहरे समुद्र में। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गहरे समुद्र के इकोसिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्स। यहां पे ज्वालामुखी होते हैं, हाइड्रोथर्मल, बहुत बहुत ज्यादा तापमान होता है। रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम है वेंट्स, गहरे समुद्र, और वहां पर ग्रीन प्लांट थोड़ी ना है। वहां प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। तो पिरामिड किन तीन चीजों के लिए बनते हैं, जल्दी से बताओ? नंबर, बायोमास और एनर्जी। इसमें कौन सा हमेशा अपराइट है? एनर्जी। नंबर और बायोमास अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी। नंबर वाला इन्वर्टेड केवल एक जगह याद कर लेना, ट्री इकोसिस्टम में या फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। और बायोमास वाला उल्टा ये याद कर लेना, एक्वेटिक यानी सी और पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें पिरामिड और बायोमास उल्टे होते हैं, ये जरूर याद कर लेना। एक और होता, लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, हम बता दे रहे हैं। पैरासिटिक फूड चेन में भी पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर सॉरी, उल्टा होता है। पिरामिड ऑफ नंबर पैरासिटिक फूड चेन में भी उल्टा होता है। कैसे? अरे एक होस्ट है, होस्ट की संख्या कितनी है? एक, ये तो बहुत कम है, और उसके ऊपर पैरासाइट है 1000। पैरासाइट जैसे पिस्सू, और पिस्सू के अंदर है प्लेग का बैक्टीरिया, 10,000 है। तो पैरासिटिक फूड चेन जो कि एक होस्ट से शुरू होती है, तो पिरामिड ऑफ नंबर पैरासिटिक फूड चेन में भी उल्टा है, क्योंकि होस्ट एक है,
पैरासाइट 1000 हैं और हाइपर पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट को खाने वाले हाइपर पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे होस्ट हो गया चूहा, रैट, चूहे के ऊपर पैरासाइट होता है पिस्सू, रैट फ्ली, और पिस्सू पे पैरासाइट है प्लेग का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो प्लेग पैदा करता है, प्लेग, हाइपर पैरासाइट। तो पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा होता है एक जगह और, ट्री इकोसिस्टम के अलावा पैरासिटिक में भी होता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में 2 याद कर लेना। ट्री इकोसिस्टम एक पेड़ से शुरू होती है, एक कम है, एक पेड़ पर 50 चिड़ियां, एक कम हो गया, उल्टा हो गया। और पिरामिड ऑफ नंबर पैरासिटिक फूड चेन में भी उल्टा है, एक होस्ट से शुरू होता है, इसकी संख्या कम है, एक होस्ट है, 1000 पैरासाइट और 10,000 हाइपर पैरासाइट। कर पाओगे? लिमिटेशन क्या है? पिरामिड कैसे बनते हैं? सारे जीव शामिल करेंगे, कुछ को छोड़ के। कौन से छोड़ देते हैं? जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे उनको शामिल नहीं किया जा सकता। इनमें जैसे इनमें क्रो और उसको भी शामिल नहीं करेंगे। अरे क्रो हमने बताया था, कॉकरोचेज और क्रो तो सर्वाहारी हैं, वो भी एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे आएंगे। स्पैरो को भी नहीं शामिल करेंगे, क्रो कॉकरोच को भी नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड सिंपल फूड चेन से बनते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। नेचर में तो फूड वेब होते हैं और सैप्रोफाइट को कोई जगह नहीं दी गई। सैप्रोफाइट को शामिल नहीं किया गया, जबकि इकोसिस्टम में इनका एक वाइटल रोल है, जैविक रोल है। इसको शामिल नहीं किया गया सैप्रोफाइट्स को।